हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं पूरे कंप्यूटर साइंस यानी इंटायर कंप्यूटर साइंस को डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि फुली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली से। जी हाँ, ये फुली डेडिकेटेड क्लास हमारा होता है। और यही बात करते हैं रिकैप की, यानी पिछले क्लास की। तो हमने चैप्टर 6 यानी फ्लो ऑफ कंट्रोल के थ्योरी पोर्शन को दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से कवर किया था, पार्ट 1 पार्ट 2, और साथ ही साथ उसका एमसीक्यू भी कर लिया था। तो अगर आपने कोई भी सेशन को मिस किया हो, वो चाहे थ्योरी हो तो या एमसीक्यू हो, तो किसी भी सेशन को अगर आपने मिस किया है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट एमसीक्यू का अलग क्रिएट किया हुआ है और थ्योरी सेक्शन का अलग क्रिएट किया हुआ है। आप जाकर वहां से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड काम कर रहे हैं, यानी कि पूरा पैटर्न में पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। इसलिए आप क्लास को मिस मत कीजिए, रेगुलरली फॉलो करते रहिए, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका चैप्टर 7। जी हाँ, जो चैप्टर 7 है हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 का, जो कि फंक्शंस है, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं। वो भी एक अच्छे लेवल पे हम तैयारी करवा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बिल्कुल जुड़ना नहीं भूलिए, एकदम सारे क्लासेस को आप रेगुलरली फॉलो करते रहिए। और लास्ट तक देखने के बाद, यानी सेशन को लास्ट तक देखने के बाद हमें जरूर बताइए कि आपको ये सेशन आज का कैसा लगा है, कैसा आपको पढ़कर फील आ रहा है। वो हमें जरूर फीडबैक शेयर कीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, क्या है, फंक्शन। और भी फंक्शन किसका, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो किसका चल रहा है, पाइथन का ही चल रहा है। तो जो फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे वो पाइथन का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे हम कि फंक्शंस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, फंक्शंस हम क्यों यूज करते हैं। तो सिंपली हम फंक्शंस को यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए। यानी कि फंक्शन डिफाइन करने से क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो होता है, जो हमारे प्रोग्राम होता है पाइथन का, वो ज्यादा मैनेजेबल होता है और ज्यादा रीडेबल भी हो जाता है कि नहीं। रीडेबल भी, और साथ ही साथ बोले तो रीयूजेबल, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये आपको सुविधाएं मिलेगी अगर आप फंक्शंस यूज करेंगे तो। जैसे आपने पढ़ा ही होगा, फंक्शन की अगर बात करें तो क्या क्या आपने पढ़ा है। जो कुछ फंक्शंस है हमारे बिल्ट इन फंक्शन, जैसे प्रिंट हो गया आपका, हो गया, फिर आपका हो गया इनपुट फंक्शन, ये सब आपने ऑलरेडी सुन रखा है। तो इसी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब क्या है, ये सब आपका बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन एफएन यानी फंक्शंस, या फिर दूसरे तरीके से बोले तो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस भी इसको आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, यानी कि सिस्टम इसको डिफाइन करता है। ऑलरेडी ये क्या रहता है, बिल्ट इन रहता है जो इंटरप्रेटर में ये, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब इसको हम और डिटेल्स में आगे बढ़े, ये इससे पहले हम आपको बता देते हैं ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और इसमें हम एक एक चीज हम नहीं पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें स्मार्ट स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि हम सारा कुछ पढ़ते जा रहे हैं, स्मार्ट स्टडी करना है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। और इसमें जो कोड है, इसमें जो प्रोग्राम्स दिए हुए हैं एज ए एग्जाम्पल, वो काफी बड़े बड़े हैं। तो सारे कोड्स को समझने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो खुद ब खुद बता देंगे, आप घबराइएगा नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम आगे पढ़ाते रहेंगे तो आपको लगा कि ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, इसलिए हम सब कुछ आपको पहले क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। देखिए, अभी तक क्या था कि हम लोग जो प्रोग्राम्स लिख रहे थे पाइथन में, जो अभी तक हम प्रोग्राम्स लिख रहे थे वो क्या था, वो सब छोटा प्रोग्राम्स था, छोटे प्रोग्राम्स थे, यानी 2 लाइन 4 लाइन का कोड था। तो उसको क्या है कि डिबगिंग उसको करना आसान हो जाता है। अगर छोटा कोड है, अगर उसको आप डिबग करते हैं तो डिबगिंग उसका आसान हो जाता है, आप आसानी से उसमें गलतियां पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा लंबा प्रोग्राम है आपके पास, बहुत दे दिया कोड, 100 लाइन 200 लाइन 1000 लाइन का कोड आपको दे दिया जाए, तो उस प्रोग्राम को डिबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर देखा जाए तो ज्यादा लंबा प्रोग्राम्स को डिबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को एक एग्जांपल से समझाया गया है, वो आप समझिए। यहाँ कहा गया है कि देयर इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स टेंट एज पर यूजर रिक्वायरमेंट। एक कंपनी है जो कि टेंट बनाती है यूजर के हिसाब से, जो जो यूजर का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। द शेप ऑफ टेंट इज सिलिंड्रिकल सरमाउंटेड बाय कोनिकल शेप। देखिए ये जो शेप है, नीचे में क्या लग रहा है आपको,
ये सिलिंड्रिकल आपको लग रहा है, और साथ ही साथ क्या है, ये कोनिकल भी है। तो इसी की बात हो रही है। तो देखिए, अब इसको कंपनी को बनाना है तो वो क्या क्या करेगा। सिंपली अगर कंपनी को बनाना है तो क्या क्या करेगा। कंपनी परफॉर्म्स फ्लोइंग टैक्स टू फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टेंट। ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी जो है सो प्रॉफिट कमाएगी। अगर कोई भी कंपनी कोई भी चीज को बेच रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट के लिए वो कर रही है। तो सबसे पहले ये क्या करेगी कि यूजर से पूछेगी कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आपका हाइट आपको कितना चाहिए, रेडियस कितना चाहिए, और जो स्लैंट हाइट है कोनिकल पार्ट का वो कितना चाहिए, ये पहले पता करेगी। फिर क्या होगा कि उसका एरिया को कैलकुलेट किया जाएगा। जो कनवास है उसके एरिया को कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद क्या कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ कनवास फॉर मेकिंग टेंट, जिसको बोलते हैं, जब बोलते हैं ना कि बिल ऑफ मटेरियल्स, कितना कितना खर्चा आ रहा है, फिर लेबर कॉस्ट वगैरह सब, तो सारा कुछ कॉस्टिंग इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है। अब जब सब कुछ तैयार हो जाता है उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम 18% टैक्स ये महाशय लेंगे। यानी कि जो नेट पेबल अमाउंट है उसमें 18% टैक्स क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए कंपनी क्या कर रही है कि एक कंप्यूटर के प्रोग्राम को क्रिएट कर रही है फॉर क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन फॉर पेबल अमाउंट एज सोन। जो भी प्रोग्राम है उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे प्रोग्राम लिखा गया है, और क्विक और एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए। एक चीज हम आपको बताना भूल गए हैं, सॉरी फॉर दैट, कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान से ये उतर गया था, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। चैप्टर भले ही थोड़ा लंबा है लेकिन टॉपिक्स इसके छोटे छोटे आपको देखने में लग रहे होंगे। पहला है कि इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन की, ये काम कैसे करता है, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या होता है फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। बिल्ड इन फंक्शन है, प्रिंट इनपुट वगैरह, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। इसके बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसके बाद है स्कोप ऑफ वेरिएबल, और फिर है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये चार टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसमें। और आपको पता है कि पाइथन के पास क्या है, रिच लाइब्रेरी है, बहुत सारा इसके पास वर्ड्स का कलेक्शन वगैरह है। इसके पास रिच लाइब्रेरी होता है पाइथन के पास। ये तो आपने इसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा ही होगा। ठीक है। तो आइए इसके प्रोग्राम को समझते हैं कि जो दुकानदार है वो कैसे प्रोग्राम बना रहा है क्विक एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ तक तो खैर हैशटैग ही लगा हुआ है, मेन यहाँ से प्रिंट। और हाँ, ये जो है इसमें फंक्शन डिफाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है। इसमें जो फंक्शन का यूज इसमें नहीं किया हुआ है उसको आगे देखेंगे कि सिंपल सा है। पहले क्या है, इंटर वैल्यूज फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट इन मीटर। जो आपको यहां तक दिख रहा है ये आपका क्या है, स्ट्रिंग पार्ट है कि ये चीज आपको प्रिंट कराना है, न्यू लाइंस। ठीक है, स्लैश न्यू लाइंस। फिर है हाइट। हाइट किस में चाहिए आपको, फ्लोट में चाहिए। यानी कि फ्लोट क्या होता है, फ्लोट मतलब किस में चाहिए इनको, इनको चाहिए डेसिमल वैल्यू में। किस में चाहिए, डेसिमल वैल्यू में। फिर इनपुट होगा। अब इतना तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते कि एक एक चीज बोलने का जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। रेडियस क्या है, फ्लोट में लेंगे वो इनपुट तो देंगे, इंटर रेडियस। समझ गए बात। फिर लेंथ की बात हो रही है तो फ्लोट। फिर इंटर द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल, यानी कि एल में लेंथ स्लैंट हाइट की बात हो रही है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है तो स्लैंट हाइट की बात हो रही है। अब देखिए जो सिंपली मेंसुरेशन का फॉर्मूला है CSA, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कोनिकल पार्ट का पाई इंटू आर इंटू 1 दिया हुआ है, जिसको 3.14 लिखा हुआ है। 22/7 तो इसमें नहीं इंटर कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर CSA सिलेंडर जो कि है 2πRH, और पाई में क्या लिखा हुआ है 3.14, एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट और सिलिंड्रिकल पार्ट। इतना समझ में आ गया। अब निकालेंगे क्या, इसके बाद कैनवास का एरिया निकालेंगे। कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, CSA कोनिकल का और CSA सिलिंड्रिकल का ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करा देंगे, उसके बाद प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ कनवास इज, फिर कनवास का एरिया किसमें, मीटर स्क्वायर में। एरिया किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में, वही दिया हुआ है। उसके बाद यूनिट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, वो भी किसमें आएगा, फ्लोट में करेंगे। फिर टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, यूनिट प्राइस इंटू कैनवास एरिया करेंगे, और फिर प्रिंट क्या कर देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, और जो टोटल कॉस्ट आएगा सो लिखा जाएगा। ठीक है। अब बात आती है टैक्स की। तो टैक्स कितना लग रहा है हमारा, 18% लग रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं लिखाएगा ना, तो 18/100 बराबर 0.18 यहाँ पे लिए हुए है टैक्स, और उसको टोटल कॉस्ट से गुना कर देगा। फिर जो नेट प्राइस आपका निकलेगा वो कैसा निकलेगा, टोटल कॉस्ट और टैक्स को इंक्लूड करके, और फिर आपका नेट प्राइस निकल जाएगा।
आई होप कि आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको कोड को समझना है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं आपको एग्जाम में कोड लिखने नहीं देगा, आपको सिंपली आउटपुट आपसे पूछेगा, तो कोड को आप कमांड बनाएंगे कोड पे आप, और बस इनपुट कैसे निकलता है इस पे आप ध्यान देंगे, और अप्रोच तो हम बताने के लिए है ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैलकुलेशन हुआ है किसका, कॉस्ट ऑफ टेंट का। ये सब उतना आई थिंक पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम into separate independent blocks of code or separate sub problem with different names and specific functionalities called modular programming। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आप थ्योरी पार्ट ध्यान में रखेंगे। क्या है, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कि जो आपको कंप्यूटर प्रोग्राम दिया हुआ है ये एक प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवाइड किया जाता है किसमें किसमें, सेपरेट इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड, सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड में उसको डिवाइड किया जाता है, या फिर बोले तो सेपरेट सब प्रॉब्लम विद डिफरेंट नेम्स एंड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, इसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है उस अप्रोच के, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब सिंपली आते हैं किस पे, फंक्शंस के बारे में, जो कि हमें पढ़ने हैं। जो हमारा टॉपिक क्या है, फंक्शन ही है, इस पे आते हैं। तो यहाँ पे यूज बताया गया है कि द यूज ऑफ फंक्शन इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव मॉड्यूलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। देखिए इसमें सिंपली क्या होता है कि फंक्शन के यूज करने से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपका जो प्रोग्राम है वो रीयूजेबल बन जाता है, यानी कि आप उसको दोबारा भी यूज में ला सकते हैं, है कि नहीं। इसको यूज करने से आपको और क्या क्या फायदा हो सकता है, तो प्रोग्राम ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है। ये सब हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, ध्यान में होगा ही। ठीक है, तो सिंपली देखा जाए तो फंक्शन से हमें क्या फायदा हो रहा है, सिंपली हमें फायदा ये हो रहा है कि प्रोग्राम को ज्यादा रीडेबल बनाया जा ही रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 को प्रोग्राम इजी भी बन जाता है, और इजी बनने से फायदा क्या होगा कि वो जो आपका प्रोग्राम है उसमें डिबगिंग आसान हो जाएगा। ये सब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रख ले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट accomplish a specific task when it is invoked। फंक्शन को क्या किया जाता है, फंक्शन होता क्या है, नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक नाम दिया जाता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोले या फिर स्टेटमेंट बोले, जो कि दैट accomplish a specific task, जिसको एक खास टास्क को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है, जब इसको इन्वोक किया जाता है या फिर इसको डिफाइन किया जाता है उस समय। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। वंस डिफाइन, एक बार आप इसको डिफाइन कर देते हैं फंक्शन को, तो फंक्शन कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द प्रोग्राम विदाउट राइटिंग द कोड्स ऑफ फंक्शन एवरी टाइम। एक बार आप इसको डिफाइन कर देते हैं तो जो फंक्शन है वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। और रिपीट कैसे करता है, रिपीट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ प्रोग्राम, अलग अलग ब्लॉक्स की बात हो रही है, अलग अलग जगहों की बात हो रही है प्रोग्राम में, विदाउट राइटिंग ऑल कोड्स ऑफ द दैट फंक्शन एवरी टाइम। आपको बार बार उस फंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप डिफाइन कर दिया आपका काम हो गया। सिंपली ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और इसको देसी भाषा में ये लिखा हुआ भी है, बुक होशियार हो गया है। इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड अनदर फंक्शन बाय सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन एंड पासिंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, वही बात को जो हम बोले हिंदी में वो थोड़ा इंग्लिश में उसको डिफाइन कर दिया है, यही है ना। अब देखिए इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट, उसी वही प्रोग्राम है, इसमें क्या है कि सिंपली डिफाइन किया गया है किसको, फंक्शन को। ठीक है, क्या किया गया है इसमें, फंक्शन को डिफाइन किया गया। जैसे देखिए डीईएफ, क्या है, डीईएफ, CYLHR, सिलेंड्रिकल की बात हो रही है और हाइट रेडियस की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता है, ये सब फॉर्मूला ये सब बताने की जरूरत है नहीं, रिटर्न एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर डिफिनिशन, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन CON, यानी कि कोनिकल की बात हो रही है, फिर वही है। फिर पोस्ट टैक्स प्राइस की बात हो रही थी। इससे क्या है ना कि आपको देख रहे होंगे कि ज्यादा इजी प्रोग्राम आपका बन जा रहा है। इसमें क्या था कि आपको बहुत कुछ डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही थी, देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा बन रहा है, लेकिन अगर जैसे ही आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो उससे आपको क्या हो रहा है कि आपको थोड़ा सा कोड में ज्यादा मैनेजेबल कोड आपको लग रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि प्रिंट जो भी आपका है इन मीटर, फिर एच को फ्लोट में ही लेंगे, ये तो पता ही है, हाइट रेडियस,
और फिर क्या करेंगे कि CA से कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का फंक्शन कॉलिंग हो रही है यहाँ पे, फिर स्लैंट हाइट की बात हो रही है, और ठीक इसी तरह ये पूरा चलता रहेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सिंपली कैनवास का एरिया कैलकुलेट हुआ और यहाँ पे कॉस्टिंग कैलकुलेट हुई इंक्लूडिंग 18% क्या टैक्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक एक लाइन अगर हम आपको पढ़ के बताएंगे तो टाइम खराब होगा, उतना आपको समझ में आ रहा होगा, आपको उतना तजुर्बा हो गया होगा कि आप कोड को आसानी से समझ जाएं अगर मेरी क्लास आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, अब इसमें एक छोटा मोटा चीज और है जो कि ध्यान देने लायक है। जैसे देखिए यहाँ पे DEF लग गया, यानी कि डिफाइन की बात हो रही है, HR लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे कॉलन। तो कॉलन देने के बाद जब आप कॉलन यहाँ पे देंगे जो कि कंपलसरी है, तो कॉलन देने के बाद आपको इंडेंटेशन चाहिए ही चाहिए। जैसे आप कॉलन दे दिए तो इसके बाद ऐसा नहीं कि आप यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, आपको इंडेंटेशन देना पड़ेगा। इंडेंटेशन क्या होता है आपको पता है, फिर देखिए आपको इस लाइन में लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कॉलन पड़ा, फिर यहाँ से इंडेंटेड है, फिर यहाँ पे कॉलन पड़ा, फिर यहाँ से इंडेंटेड है। आई होप कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस अंतर यह है कि आप ऊपर के जो एग्जाम्पल को देखे हैं, इस वाले एग्जाम्पल को, उसका ये क्या है, इसका ये फंक्शन फॉर्म में, ये सिंपली क्या है, ये आपका फंक्शन के फॉर्म में, फंक्शन फॉर्म में, यानी फंक्शंस को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। पॉइंट क्लियर है आपका, समझ में अच्छे से आ गया है? तो फिर आगे बढ़े नेक्स्ट। अब आता है एडवांटेजेज ऑफ फंक्शन। क्या आता है, एडवांटेजेज ऑफ फंक्शन, आपको क्या क्या फायदे होंगे फंक्शंस के, सो बताया गया है। तो ज्यादा कुछ इसमें एक एक लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो मार्क करा रहे हैं वही आप पढ़ लीजिए, इतना काफी होगा। एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इन अ प्रोग्राम, तो आपको क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। तो पहला है कि इंक्रीज रीडेबिलिटी, आपको उसको पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा इनहेंस हो जाएगा, पार्टिकुलरली फॉर लॉन्गर कोड एज बाय यूजिंग द फंक्शन। जो लंबे लंबे कोड्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि जो ज्यादा लंबे कोड्स हैं उसको डिबगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उसमें फंक्शन को यूज किया जाता है ताकि जो प्रोग्राम है वो और अच्छे से समझ में आए, ज्यादा आसान तरीके से समझ में आए और ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखे वो। पॉइंट क्लियर है पहला, क्या कहना चाह रहा है पॉइंट। दूसरा रिड्यूस कोड लेंथ, कोड लेंथ का जो कोड का लेंथ है वो घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एज सेम कोड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन मल्टीपल प्लेस इन प्रोग्राम, फंक्शन डिफाइन करने का जो फायदा है कि आपको एक ही प्रोग्राम को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सेम कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। दिस मेक्स डिबगिंग इजियर, डिबगिंग इससे आसान हो जाती है। डिबगिंग क्या होता है सो आपको पता है कि प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग एरर्स या बग्स, क्या होता है, डिबगिंग होता है। ठीक है, यानी सिंपली इसमें बोले रिड्यूस वाले में तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये आप लिख लीजिएगा क्या हम बार बार लिखना। अगला है कि इंक्रीज रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी यानी पुनर्प्रयोग को बढ़ा देता है। एज फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन और अनदर प्रोग्राम। ठीक है, thus we can reuse or build upon ready defined function and avoid repetition of writing the same piece of code। same piece of code आप बार बार जो लिखेंगे उसको अवॉइड होगा। यानी सिंपली बोले तो मान लीजिए कि आपको क्या एग्जांपल है, कैलकुलेटर बनाना है, और ये बात हो रही है बेसिक कैलकुलेटर की। तो अगर मान लीजिए कि बेसिक कैलकुलेटर आपको बनाना है, उसमें आप कुछ कोड लिखे, अब उसको, अब उसमें क्या है कि आप जो भी कंपोनेंट्स है उस सबको आप डिफाइन आप कर ही दिए होंगे, जो भी फंक्शंस है उस सबको डिफाइन आप कर ही दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब उसी को आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो क्या होगा, ऑलरेडी फंक्शंस डिफाइंड है, तो आपको जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उसको फिर से डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कान खोलकर सुन लीजिए, ठीक है, ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं, ये सब आप कॉपी में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हर कुछ यहाँ पे जगह नहीं उतना लिखने के लिए, इसलिए मैक्सिमम चीज आपको बोल दे रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? तो ये सब क्या है, ये सब आपके एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस है। क्लियर है? और भी एक पॉइंट जहां पे लिखा हुआ है कि वर्क कैन बी इजिली डिवाइडेड अमंग टीम मेंबर्स एंड कंप्लीट इन पैरेलल। और इससे क्या होता है कि आपका जो काम होता है वो आपके टीम मेंबर्स में आसानी से बांटा जा सकता है और कंप्लीटेड इन पैरेलल, पैरेलल में कंप्लीट किया जा सकता है एक ही टाइम में,
और एक ही टाइम बोले या फिर एक साथ कंप्लीट किया जा सकता है अगर यूजर्स में अच्छे से बटा गया है आसानी से। ठीक है, अब आता है अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ रीयूजेबिलिटी फीचर ऑफ फंक्शन, देयर इज लार्जर नंबर ऑफ फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। आपको पता है, जैसे मैंने क्या बताया था आपको, रिच लाइब्रेरी बताया है। क्या बताया है? रिच लाइब्रेरी होता है पाइथन के पास। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारा फंक्शन इसके पास होता है, बहुत सारे इसके पास कीवर्ड्स भी होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। तो पाइथन जो है उसमें जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और फिर फंक्शन सिंपली बोले तो उसमें क्या है कि हम लोग रियूजेबिलिटी है उसका एडवांटेज हम लोग लेते हैं, जो उसका फीचर्स है उसमें अच्छा खासा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं इसको कि अ फंक्शन डिफाइंड टू अचीव सम टास्क एज पर प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। एक लाइन में लिखा हुआ है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसको डिफाइन किया जाता है टू अचीव सम टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए जैसा प्रोग्रामर्स का रिक्वायरमेंट है। सिंपल इज दैट। समझ में आ गया आपको? फिर आगे देखते हैं क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कैसे करेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। तो अब बात आता है कि इसको क्रिएट हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे कि फंक्शन डिफाइनिंग डिफिनीशन बिगिंस विद डेफ। ये याद रखेंगे किसमें है? डेफ। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, जो जिसमें फंक्शन फॉर्म में पढ़ा था एग्जांपल्स को, वहां पे डेफ लगा हुआ था, लेकिन वहां पे हमने आपको बताया नहीं था क्योंकि हमको पता था कि आगे इसको पढ़ना है, इसलिए वहां पे नहीं बताया थे आपको। तो डेफ शॉर्ट फॉर डिफाइंड। डिफाइन का शॉर्ट है क्या? डेफ। ये ध्यान में रखेंगे। सिंटेक्स इसका क्या है? डेफ, फिर फंक्शन नेम, फिर देखिए स्मॉल पैरेंथेसिस है यहाँ पे, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 और जो भी है वो सब लिखा जाएगा। अब बात आता है कि पैरामीटर होता क्या है। आपके मन में आ रहा होगा ना कि पैरामीटर पैरामीटर बहुत बार सुन लिया है, लेकिन ये होता क्या है कि नहीं? तो पैरामीटर जो होता है वो वैल्यू होता है। पैरामीटर क्या होता है? एक वैल्यू होता है। पैरामीटर वैल्यू होता है जिसमें फंक्शन काम करता है। वैल्यू जिसमें फंक्शन काम करता है। एकदम आसान भाषा में फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है? फंक्शन हेडर है। क्या है? फंक्शन हेडर है। और इसके नीचे क्या है कि फंक्शन की बॉडी है। और हाँ, यहां भी इंडेंटेशन कंपलसरी है। अगर इंडेंट नहीं करेंगे सही से तुरंत एरर दे देगा। अगर इंडेंटेशन सही नहीं है तो क्या होगा? तुरंत एरर दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि स्मॉल पैरेंथेसिस है। क्या है? स्मॉल पैरेंथेसिस है। अब ये क्यों दिया जाता है? तो फंक्शन के आगे हमेशा स्मॉल पैरेंथेसिस रहेगा। ठीक है, जो पैरेंथेसिस है वो जो है सो फंक्शन के आगे हमेशा लगा रहेगा। और ये क्या करेगा कि ये बताएगा आपको, ये आपको बताएगा कि जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? फंक्शन है। ये बताएगा कि जो आपका कंपोनेंट है वो क्या है? वो फंक्शन है। पॉइंट क्लियर है कि पैरेंथेसिस का यूज क्यों किया जाता है, पैरामीटर क्या होता है? तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है कि आइटम इनक्लोज्ड इन करली सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? एंड दे आर ऑप्शनल। मन है तो डालिए, नहीं मन है तो नहीं डालिए। हेंस फंक्शन में और मे नॉट है पैरामीटर्स। फंक्शन के पास पैरामीटर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। ऑल्सो फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन जो है वो वैल्यू को रिटर्न कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी ऑप्शनल होता है, ये भी कंपलसरी नहीं होता है। जो आपका फंक्शन हेडर होता है, जो आपका फंक्शन हेडर है वो हमेशा किससे एंड करेगा? कॉलन से एंड करेगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, किससे एंड करेगा? कॉलन से एंड करेगा। फंक्शन नेम शुड बी यूनिक। ये तो आपको पहले ही पता है, यूनिक ये होना चाहिए। रूल फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर आल्सो अप्लाइज फॉर फंक्शन नेमिंग।
जो आइडेंटिफायर्स का नाम रखने का जो रूल है वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है फंक्शन नेमिंग में। और स्टेटमेंट आउटसाइड द फंक्शन इंडेंटेशन आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फंक्शन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इंडेंटेशन क्या है, कंपल्सरी है। इंडेंटेशन कंपल्सरी है, ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक प्रोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर को ऐड करना है और सम को डिस्प्ले करना है, वो भी कैसे, यूजर डिफाइन फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, डेफ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस डालेंगे, फंक्शन डिफाइन करने के बाद क्या करेंगे, पैरेंथेसिस स्मॉल डालेंगे और कॉलन डालेंगे, ये कंपलसरी है। एफ नम वेरिएबल ले लिए, इंट वैल्यू चाहिए, फिर सम इंट, फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और आपका निकल जाएगा। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया, यहाँ तक पूरा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो अब आइए इसके आगे, यानी कि अब आउटपुट पे देखते हैं। कोड तो आपका हो गया, तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। बस आपको यहाँ तक तो आपको आ जाएगा लिखा हुआ, जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे ये सब लिखा हुआ आपको आ जाएगा। आपको मैनुअली इंटर करना है, तो ये 5 मैनुअली इंटर किए, 6 मैनुअली इंटर किए, तो क्या सम हो के आ गया 11। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे इसके आगे आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स का। किसका बात करेंगे हम लोग, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स का। ये होता अब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ थ्योरी पार्ट देखते हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो आर्गुमेंट इज अ वैल्यू। आर्गुमेंट क्या होता है, एक वैल्यू पास्ड टू फंक्शन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल व्हिच इज रिसीव्ड इन द कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर डिफाइंड इन फंक्शन हेडर। आर्गुमेंट कुछ नहीं, सिंपली आप समझिए कि वैल्यू है जो पास किया जाता है, किसको, फंक्शन को पास किया जाता है। और किस समय में, ड्यूरिंग फंक्शन कॉल व्हेन रिसीव्ड इन कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर। जब पैरामीटर में वो फंक्शन कॉल रिसीव होता है उस समय इसको कॉल किया जाता है, ठीक है। जो कि डिफाइन कहां होता है, फंक्शन हेडर में डिफाइन होता है, सिंपल इज दैट। अब एक यहाँ पे प्रोग्राम आपको दिया हुआ है और हम आपको फिर से वही कहेंगे कि ये प्रोग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब एक एक समझाएंगे प्रोग्राम तो बहुत टाइम लग जाएगा, चैप्टर ये लंबा है, ठीक है। तो आप खुद से इसको आप एक बार देख लीजिएगा, अगर फिर भी दिक्कत आता है तो बताइए, फिर इसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन कुछ खास ये प्रोग्राम नहीं है, इसमें बस आपको ये देखना है कि जो दो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर है, बोथ आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर रेफ टू सेम वैल्यू। देखिए आर्गुमेंट क्या है, नम है, पैरामीटर n है, और दोनों किसको रेफर कर रहा है, जो 5 आपका इसका जो वैल्यू है दोनों 5 को ही रेफर कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे एक लाइन है कि सिंस द फंक्शन इज कॉल्ड, फंक्शन को कॉल किया गया है, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन, और कंट्रोल को किसमें ट्रांसफर किया गया है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है। और आपको जिस पता ही है, आपको ये चीज पता ही होगा कि पाइथन के अंदर जितने भी वैल्यूज और वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, पाइथन के अंदर, पाइथन के अंदर ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स, ये सब आप ध्यान में रखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जितने भी वैल्यूज या वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं यार, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। ये तो पता ही है ना आपको, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसमें यूज कैसे करेंगे, अगर अबव एग्जांपल को हम देखें तो डेफ, ये तो पता ही है, सम स्क्वायर, और जो ये पैरामीटर दिलाएगा वो किसमें दिलाएगा, स्मॉल पैरेंथेसिस में फिर कॉलम, ठीक है। ये सब कुछ रूल्स रेगुलेशन है, याद रखेंगे, नहीं तो जब आपको क्वेश्चन देंगे कि बताइए इसका आउटपुट क्या है, तो ये सब अगर मिसिंग है तो सट से मार दीजिए एरर है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। वी कैन यूज the id function to find the identity of object that the argument and parameter are referring to। सिंपली देखेंगे तो वी कैन यूज किसको यूज करते हैं, आईडी फंक्शन को। किसके लिए, आईडी क्या करता है, आइडेंटिटी बताता है। आईडी क्या करता है, क्या आइडेंटिटी है वो बताता है, आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। टू फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर्गुमेंट्स आर रेफरिंग टू, जिसको रेफर कर रहा है आर्गुमेंट और पैरामीटर, उसका आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम है,
ठीक है, यहाँ पे एक और प्रोग्राम है जिसमें करना क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड इंक्रीमेंट्स द वैल्यू बाय 5। इंटीजर को एक्सेप्ट करता है, वैल्यू कितना बढ़ाता है, 5 से वैल्यू को बढ़ाता है। ऑल्सो डिस्प्लेस द आईडी ऑफ आर्गुमेंट बिफोर फंक्शन कॉल एंड आईडी ऑफ पैरामीटर बिफोर इंक्रीमेंट एंड आफ्टर इंक्रीमेंट। थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, आसान है, लंबा चौड़ा देखने में लग रहा है लेकिन आसान है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक ये समझाने की जरूरत है आपको, क्योंकि सिंपल सा है, आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको आउटपुट में एक चीज बता देते हैं कि जो आपको आईडी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 17, 12, 90, 33, 28, और यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, वो दोनों सेम है। लिखा हुआ है कि नंबर एंड नम हैव सेम आईडी। थोड़ा देर हमने पहले पढ़ा है क्या, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, कि बोथ आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स रेफर्स टू सेम वैल्यू। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। लेकिन जैसे सेम हो गया, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आइडेंटिटी क्या होगी, सेम होगी। ये बेसिक पॉइंट आपको हम बता दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वैल्यू चेंज होगा, ये 8 है और 5 ऐड कर दिया 13 हो गया, तो इसका आइडेंटिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और अगर चेंज नहीं हो रहा तो फिर कुछ गड़बड़ है, चेंज होगा ही होगा, ये कंपल्सरी है। ठीक है, जैसे आपको फिगर के माध्यम से बता देते हैं, ये यहाँ पे 8 है, सेम वाला चीज है, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से, ये 8 है यहाँ वैल्यू, आईडी यहाँ भी है और आईडी यहाँ भी है, नंबर नम, बिफोर इंक्रीमेंट की बात हो रही है, तो दोनों का आईडी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन इंक्रीमेंट जैसे ही होगा तो 8 का तो वही जो था सो रहेगा, 17, 12, 90, 33, 28। लेकिन जैसे ही इसमें +5 हो रहा है, आप देख रहे हैं इसका आईडी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि 5 8 में ऐड किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि आईडी ऑफ आर्गुमेंट एंड पैरामीटर बिफोर एंड आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, अब सेम एग्जांपल्स आगे भी है, तो इसको आई डोंट थिंक कि बताने की आपको जरूरत है। उसी तरीके से ये भी है, बस आपको थ्योरी पार्ट क्लियर रखना है, बेसिक्स क्लियर रखना है, आपको पकड़ा जाएगा सब कुछ। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, स्ट्रिंग एज पैरामीटर की बात हो रही है। स्ट्रिंग आपको पता है ना, उसी की बात हो रही है। अब इसमें करना क्या है कि प्रोग्राम राइट ए प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट एक्सेप्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज आर्गुमेंट, कॉन्कैटिनेट देम एंड फुल नेम डिस्प्लेस द आउटपुट। कॉन्कैटिनेट मतलब सिंपली जोड़ देना, कॉन्कैटिनेट क्या होता है, सम कर देना। ठीक है, समझाने की आई डोंट थिंक की जरूरत है आपको, इतना तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन चलिए एक स्ट्रिंग वाला इसलिए हम समझा देते हैं। आइए, जैसे हेलो फुल नेम को क्या करना है, बताना है। फॉर एग्जाम्पल इफ फर्स्ट नेम इज ज्ञान, पहला नाम क्या है, ज्ञान है, और लास्ट नेम क्या है, वर्धन है, तो कैसे आना चाहिए, ज्ञान वर्धन, क्योंकि दोनों को जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, किस चीज का काम करना है, कॉनकैटिनेट करना है, यानी कि दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे डिफाइन, डेफ का यूज किया गया, फुल नेम, फिर यहाँ पे पैरामीटर्स दिया हुआ है, सेमी कॉलन दिया, सॉरी कॉलन दिया हुआ है, और पैरेंथेसिस भी दिया हुआ है। ये सब छोटा छोटा चीज याद रखेंगे। फुल नेम में क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, प्रिंट हेलो फुल नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट, जो आपका क्या है, पैरामीटर्स है। ठीक है, अब क्या करेगा, फंक्शन की तो बात यहाँ पे खत्म हो गई, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट है वो क्या है, इनपुट इंटर द फर्स्ट नेम, और लास्ट क्या है, इनपुट इंटर द सेकेंड नेम। चूंकि यहाँ पे स्ट्रिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे str int सब नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फिर फुल नेम क्या हो जाएगा, फर्स्ट लास्ट, तो जैसे ही आपको यहाँ तक तो आपको प्रिंट होकर दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैनुअली इंटर करना पड़ेगा। अब जैसे ही ज्ञान और वर्धन इंटर किए, ज्ञान वर्धन आ गया। बात समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आपका डिफॉल्ट पैरामीटर्स, फिर आपका क्या, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। यहाँ पे बस हम थ्योरी पार्ट आपको बता रहे हैं, इसके कोड उतना जरूरत नहीं है आपको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स, क्योंकि हमको बार बार होता है कि स्मार्ट स्टडी करना है, सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ पढ़ने लगेंगे तो उतना टाइम नहीं है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसी को पढ़ेंगे, उसी को ध्यान में रखेंगे। पाइथन अलाउज असाइनिंग अ डिफॉल्ट वैल्यूज टू पैरामीटर्स। पाइथन क्या करता है कि अलाउ करता है कि पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है।
और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यू लगा हुआ तो क्या है? वैल्यू है दैट इज प्री डिसाइडेड एंड असाइंड टू द पैरामीटर। जो डिफॉल्ट वैल्यू वो प्री डिसाइडेड है, यानी कि आपको डिसाइड नहीं करना है, वो पहले से डिसाइडेड है, और वो जो है सो एक पैरामीटर को असाइन किया जाता है जब फंक्शन कॉल होता है। when the function call does not have its corresponding argument, जब फंक्शन कॉल के पास उसका आर्ग्यूमेंट्स नहीं होता है उस समय इसको यूज किया जाता है, ठीक है, असाइन किया जाता है। अब यहाँ पे एक आपको प्रोग्राम है 7-9 में कि राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर एंड कॉल्स अ यूजर डिफाइंड फंक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन व्हेन द फ्रैक्शन फॉर्म्ड इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर को एक्सेप्ट कराना है, डिनोमिनेटर को एक्सेप्ट कराना है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल भी करना है, किसके लिए? मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए, जब फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज 1 लेना है। द फंक्शन वैल्यू सॉरी द फंक्शन डिस्प्लेज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो फंक्शन डिस्प्ले करेगा वो कैसा डिस्प्ले करेगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन ओनली इफ द फ्रैक्शन फाउंड बाय पैरामीटर्स डज नॉट इवैल्यूएट द होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो कर देगा क्लास हो जाएगा काम, इसलिए होल नंबर को इवैल्यूएट नहीं करना है। सिंपल सा चीज है, ये सब आपको ऑलरेडी पता ही होगा। इसका यूज किस लिए होता है? रिमाइंडर के लिए यूज होता है। डिफाइन मिक्स्ड फ्रैक्शन नम डिनोमिनेटर बराबर 1, पैरेंथेसिस में देना है, कॉलन देना है, ये सब आप छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे। रिमाइंडर कैसा निकलेगा? जो नम है सो और डिनोमिनेटर का दोनों का क्या रिमाइंडर है, ठीक है। इफ फैक्टोरियल रिमाइंडर, रिमाइंडर का क्या बात हो रही है? फैक्टोरियल जीरो है, उस समय क्या होगा? कोसेंट इंट नम बाय डिनोमिनेटर, प्रिंट द मिक्स्ड फ्रैक्शन कोशिएंट रिमाइंडर, ये सब है। अगर ये फॉल्स हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एल्स प्रिंट द गिवन फ्रैक्शन इवैल्यूएट्स टू होल नंबर। अगर ये सब गलत हो रहा है तो सिंपली क्या कर देगा? प्रिंट गिवन फ्रैक्शन इवैल्यूएट्स टू होल नंबर, ठीक है। और फिर वही सब है कि न्यूमरेटर कैसे है, डिनोमिनेटर कैसे है, ठीक है ना। कोसेंट ये तो बेसिक सब चीजें, ये तो हमको नहीं पता कि एक्सप्लेन करने की जरूरत है। कोसेंट कैसे निकलता है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मान लीजिए कि 5 है 2 है, तो कोसेंट निकालना है, तो 2 5 2 कोसेंट आएगा ना, फिर तो कुछ रिमाइंडर भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि रिमाइंडर अगर जीरो, इफ रिमाइंडर फैक्टोरियल इज इक्वल टू जीरो, तब ये करना। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? और फिर देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट ही समझा देते हैं आपको। 17 लिया और 2 लिया, 17/2 लिया, तो अगर सिंपली इसको हम भाग देंगे, 2 8 16 और 1 17, तो क्या आ जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन 8.1/2 आएगा। तो वही तो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा तो नहीं कि कुछ अपना मन से एक्स्ट्रा ऐड करके दे दिया है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे, मतलब समझ लीजिए आप प्रोग्राम को, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम रट रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम रिपीट नहीं करेंगे इस बात को कि प्रोग्राम आपसे लिखने नहीं देगा एग्जाम में, आउटपुट पूछेगा। हम आउटपुट प्रैक्टिस आपको अच्छे से करा देंगे, हर लेवल को टच कर देंगे। जब एमसीक्यूज करेंगे उस समय पहले थ्योरी ध्यान से पढ़िए। ऐसा मैंने देखा है कि आप लोग थ्योरी में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन थ्योरी में इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होगा। आइए अगला टॉपिक पे, क्या है? फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, ठीक है। क्या है कि फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न वैल्यू, ये बहुत पहले हमने पढ़ा है, ये आज के ही क्लास में पहले, बहुत पहले, मतलब 1 महीना 2 महीना पहले नहीं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जो फंक्शन है वो वैल्यू को रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जब वो कॉल किया जाता है उस समय, ठीक है। द रिटर्न स्टेटमेंट, जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है, रिटर्न्स द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। सच फंक्शन आर कॉल्ड void function, नहीं ऐसा सॉरी, इन द एग्जांपल गिवन सो फॉर द फंक्शन परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड डिस्प्लेज रिजल्ट। एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, उसमें क्या है कि फंक्शन क्या करता है? कैलकुलेशन करता है और डिस्प्ले करता है कुछ रिजल्ट को। दे डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वो किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अगर कोई भी चीज को रिटर्न नहीं हो रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है? खाली रिटर्न हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब खाली हो रहा है ना। एकदम आप सिंपल हिंदी में समझिए, कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा है, यानी कि खाली रिटर्न हो रहा है। इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं नील करके, तो क्या है? जीरो है, खाली हो रहा है, खाली रिटर्न हो रहा है।
तो खाली का इंग्लिश क्या होता है? एम्प्टी होता है, लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? वॉइड होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वॉइड फंक्शन। जब कोई भी वैल्यू रिटर्न आपका नहीं हो रहा है तो सिंपली समझेंगे खाली रिटर्न हो रहा है, और वो क्या है? वॉइड फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। इसमें दो पॉइंट है कि दिस इज डन यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट डज द फॉलोइंग। रिटर्न स्टेटमेंट क्या क्या करता है? रिटर्न द कंट्रोल टू कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन जो होता है उसको कंट्रोल रिटर्न कर देता है। रिटर्न्स वैल्यूज और नन। वैल्यूज रिटर्न कर सकता है या फिर नन। नन कुछ नहीं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब ये एक प्रोग्राम है रिलेटेड, हम ये समझा देते हैं, क्योंकि पहला हम समझा देते हैं, आगे आप खुद समझ जाएंगे। यहाँ पे कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन कैल्क पीओडब्ल्यू, यानी कि पावर कैलकुलेशन की बात हो रही है। पावर कैलकुलेशन, बेस एंड एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ा होगा। बेस के पावर एक्सपोनेंट ये तो पढ़ा है ना, वही यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सेप्ट बेस एंड एक्सपोनेंट एज आर्गुमेंट, यानी कि जो बेस एक्सपोनेंट जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या रहेगा? वो आपका आर्ग्यूमेंट्स रहने वाला है। and returns the value base to the power exponent when base and exponents are integer। ऑब्वियस सी बात है कि इंटीजर होगा तभी वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आइए, ये सब तो कमेंट है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आते हैं कोड पे। डिफाइन, कैलकुलेट पावर, नंबर पावर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? फंक्शन डिफाइन हो गया है आपका। रिजल्ट इज इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 पावर प्लस 1 फिर कॉलन। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू नंबर रिटर्न रिजल्ट। क्या हो रहा है? यहाँ पे फॉर लूप चला दिया है। आई इन रेंज, रेंज कहां से कहां तक? एक पावर प्लस 1। रेंज अब क्या होता है आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। और रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट इनटू नंबर। जो भी रिजल्ट निकलेगा वो क्या हो जाएगा? रिजल्ट इनटू नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। अब बात करते हैं बेस की। किसको लेना है? इंटीजर को लेना है, आई एन टी। यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि आई एन टी को ही लेना है, और एक्सपोनेंट भी आई एन टी को ही लेना है। तो इंटर द वैल्यू फॉर द बेस, जो आपका यहाँ तक स्ट्रिंग पार्ट है वो हो गया, फिर यहाँ पे स्पेस दे देंगे, और फिर वैल्यू फॉर द एक्सपोनेंट। ठीक है, अब आंसर जो आपका आएगा, यानी कि जो आपको आउटपुट लगवाना है वो किसमें लगवाना है? कैल्क पावर बेस एक्सपो। कैल्क पीओडब्ल्यू बेस कॉमा एक्सपो, और प्रिंट क्या कर देना है? बेस रेस टू दी पावर। ठीक है, रेस टू दी पावर एक्सपोनेंट इज, ये स्ट्रिंग है, और जो आंसर है सो आएगा, यानी कि आंसर ये वाला कॉल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ नहीं, आंसर ये वाला आंसर जाएगा। ठीक है ना, ये वाला आंसर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब तो आउटपुट में क्या हो जाएगा कि इंटर द वैल्यू फॉर द बेस, ये तो प्रिंट हो गया, और आप मैनुअली इंटर कर दिए 5 और एक्सपोनेंट इंटर कर दिए 4, यानी कि सिंपली ये क्या देगा आपको? 5 टू द पावर 4, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ये सिंपल मैथमेटिक्स की बात है। 50 25 5 125 5 625। तो यही आपको आंसर है कि क्या है? बेस, यानी कि ये वाला बेस यहाँ पे बताएगा। तो बेस कितना डाले हम लोग? 5 डाले हैं। रेस टू द पावर, तो रेस टू द पावर प्रिंट हो गया। और एक्सपो, एक्सपो कितना डाले हैं? ये वाला चीज डाले हैं एक्सपो में, तो एक्सपो 4 है, इज 625। समझ में आ गया फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू को कैसे यूज किया जाता है कोड में, कैसे कैसे कॉल किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आप आउटपुट निकालना सीख लीजिए, मोर देन इनफ है आपके लिए। हम आपको एकदम पेड बैच की तरह तोड़ तोड़ के एक एक चीज समझा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है ना, एकदम हम तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं आपको, इतना तोड़ के शायद ही कोई समझाएगा। अब देखिए, कुछ इसके बारे में और थियोरेटिकल बात है कि वी कैन हैव द फंक्शन इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग वे। जो फंक्शन हमारे पास होगा ये कुछ इस तरीके से हमारा हो सकता है। कंडीशन क्या है कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। जो फंक्शन होगा, जो पहला केस आपका हो सकता है कि फंक्शन के पास ना कोई आर्ग्यूमेंट है और ना ही वो कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यूज, यानी कि नो आर्गुमेंट तो नहीं है लेकिन इस केस में क्या है कि वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तीसरा केस क्या बन रहा है कि आर्गुमेंट्स होगा लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और चौथा केस क्या है कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, यानी कि आर्गुमेंट तो पास हो सकता है लेकिन वैल्यू रिटर्न यहाँ पे वो भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि आर्गुमेंट्स पास हो रहा है, वैल्यू रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू भी रिटर्न आपका
हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है ये हम अब कल से स्टार्ट करेंगे। कल यानी कल इसके बारे में, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होता है। ठीक है ना, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा और एक ही दिन में पूरा पढ़ा देंगे तो वीडियो काफी लंबा चला जाएगा। तो 2 वीडियोस के माध्यम से इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, घबराना नहीं है आपको, एकदम अच्छे से पढ़ना है। जो भी हम आज आपको पढ़ाए हैं वो अच्छे से आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप पीएचडी और इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं कि एकदम पूरा भारी भरकम खाली क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक क्लियर कीजिए अपना, मोर देन इनफ है। बेसिक आपको क्लियर रहेगा ना तो आपको आसानी से क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। ये बात हम गारंटी के तौर पे बता सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास को यहीं तक रखेंगे, और अगर आपको इतना पढ़ने के बाद भी कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। हम जल्द से जल्द क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक भी आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।